1922 में इसको वापस ले लिया गया। देन उसके बाद क्या 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई जो 1931 तक चला। तो इस पीरियड से 22 से लेकर 30 का जो टाइम पीरियड था बीच का 8 साल का टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, गांधी जी हैव रियलाइज्ड दैट it is not sufficient to start any movement without any training to the citizens, क्योंकि जब तक लोगों को स्वराज का मतलब नहीं पता होगा तब तक कोई भी आंदोलन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि ट्राइबल्स को लग रहा था फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई जो फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा और जो अप्लाई कर रखा है ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट को वो कैंसिल हो जाएगा, स्वराज का मतलब ये है। और उन्होंने क्या किया था जंगलों में घुस के लकड़ियां लेना और ये सब चीजें शुरू कर दी थी। जो पीजेंट्स थे उनको लगता था कि तालुकदार जो है या लैंडलॉर्ड जो है वो अब हम उनको टैक्सेस पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने जमींदारों के घरों को लूटना शुरू कर दिया था। तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्वराज का मतलब क्या है। तो गांधी जी को लगा कि सबसे पहले तो लोगों को ट्रेन करें, उनको बताएं कि स्वराज का मतलब ये है कि हमें ब्रिटिशर्स से मुक्ति पानी है और फिर हम अपने तरीके से अपने देश को चलाएंगे। इन बिटवीन बहुत सारी और चीजें हुई जैसे कि साइमन कमीशन। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी को जिसमें 17 मेंबर्स थे सर जॉन साइमन की लीडरशिप में भारत भेजा। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो गांधी जी ने कहा जिस कमेटी के अंदर कोई भारतीय है ही नहीं, जिसे यही नहीं पता कि भारत की व्यवस्था कैसी है, हमारी डिमांड्स क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे पास किस कल्चर के लोग रहते हैं और हम कैसे जो हमारी ड्रॉबैक्स हैं या जिनको जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो ये लोग कैसे जानेंगे जब ये इंडियंस है ही नहीं। इसीलिए इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन हमारे लिए संविधान नहीं बना सकता क्योंकि उसे हमारे देश के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। ये रियलाइज होने लगा था इस मूवमेंट के बाद कि ब्रिटिशर्स को कि अब धीरे-धीरे भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी स्थितियां बनने लगी थी कि जो फार्मर्स थे उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, सत्याग्रह उनको मिल गया था, ठीक है आप क्या करोगे, ना तो हम टैक्स पे करेंगे और ना ही हम नील की खेती करेंगे, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमें पीटोगे, कितना मारोगे, जान तो ले नहीं सकते, तो कब तक आप हमें इस तरह से डिप्रेस करते रहोगे, अपना हमें दबाते रहोगे। किसानों ने पे करना बंद कर दिया, जो पीसेंट्स थे उन्होंने भी टैक्स पे करना बंद कर दिया। साइमन कमीशन को का विरोध किया जाने लगा। इस तो जो वायसराय यूनिट थे उस टाइम में भारत के, उन्हें ये लगने लगा कि इस तरह से तो हम धीरे-धीरे अपनी पकड़ जो है वो खोते जा रहे हैं इस देश के ऊपर से, तो कुछ ना कुछ गोली इनको देनी पड़ेगी ताकि ये हमारे साथ इसी तरह से बने रहे, हम इनका फायदा इसी तरह से उठाते रहें। तो दो प्रपोजल हमें दिए गए, एक तो डोमिनियन स्टेटस और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड इरविन ने कहा कि ठीक है हम आपको आजादी दे देंगे लेकिन आप ब्रिटिशर्स का ही हिस्सा रहेंगे, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस जो होंगे वो हम ही डिसाइड करेंगे, आप आजाद हैं लेकिन रूल्स हमारे रहेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर रूल्स ही आपके रहेंगे फिर हमारी आजादी किस नाम की, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। और 1929 के अंदर लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी कि हमें पूरी आजादी चाहिए। पंडित नेहरू विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों ने डिमांड किया कि ये हमें बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि डोमिनियन स्टेट्स आपको मिल जाएगा, यानी कि आप आजाद हो जाओगे लेकिन हमारे कंट्रोल में रहोगे, तो देयर इज नो यूज ऑफ लिबर्टी, क्योंकि हमें लिबर्टी तो है ही नहीं, अगर आप ही हमारे शासन करेंगे तो हमारे पास आजादी कहां से है, क्या आजादी है हमारी, नथिंग। 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई और ये डिसाइड किया गया कि टिल 26 जन 1930 वी विल गेट द इंडिपेंडेंस, हम प्रयासरत रहेंगे। और 26 जनवरी 1929 को उन्होंने जब तिरंगा फहराया तो इस उद्देश्य के साथ कि अगले एक साल में हम लोग आजादी हासिल करके ही
रहेंगे और लगातार उसके लिए आंदोलन और तैयारियां तेज होने लगी कि किस तरह से लोगों को ट्रेन करना है, किस तरह से लोगों को अपने साथ शामिल करना है और हमने क्या क्या प्लानिंग करनी है, लोगों को स्वराज का मतलब समझाना है ताकि वो हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा ले सके। 1930 का टाइम पीरियड ऐसी कोई बात बन नहीं पाई क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं थी, तो गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ मूवमेंट नेम्ड एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने कहा कि ठीक है नॉन कोऑपरेशन तो हमारा फेल हो गया, लेकिन अब हम फिर से आंदोलन करेंगे और उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को लेकर एक लेटर लॉर्ड इरविन के पास भेजा कि ठीक है हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आपको हमारी ये 11 डिमांड्स माननी होंगी। आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में होंगे 1 मार्क्स में कि गांधी जी सेंट 12 डिमांड्स टू लॉर्ड डलहौजी या एनी अदर वाइसरॉय को उन्होंने डिमांड भेजी, तो वो आपकी गलत होगी, आप उसको ठीक करके कैसे लिखेंगे, 11 डिमांड्स भेजी गई थी और वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। ये आप याद रखेंगे उस टाइम पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी या जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो हमारे यहाँ लॉर्ड ये वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन थे और उनके पास 11 डिमांड गांधी जी ने भेजी थी और उनमें से एक डिमांड ये भी थी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया है लॉर्ड इरविन उनको फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे, और उसके अलावा जो नमक के ऊपर कानून लगाया गया है क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि कैसे रिकवरी करें, पैसा ज्यादा कैसे कमाएं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है, उनके ऊपर टैक्स लगा दो। इंसान नमक खाना तो छोड़ेगा नहीं, चीनी खाना छोड़ेगा नहीं, चीनी भी छोड़ दो, गुड़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नमक तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, पार्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि आप सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा दीजिए। इरविन ने कहा पहले आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर आए, क्योंकि गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 के अंदर था उसमें जाने से इनकार कर दिया था। तो इरविन ने बोले जी कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस का आपको दे देंगे, स्टेटस दे देंगे डोमिनियन स्टेट का, और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, नेक्स्ट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उससे पहले सॉल्ट मार्च हुआ। गांधी जी ने कहां से, साबरमती आश्रम से। 1 मार्च के अंदर ये हमारा मैप में आता है कि सॉल्ट मार्च हमारा कहां पर खत्म हुआ था। दांडी मार्च भी इसको कहते हैं, दांडी में ये खत्म हुआ था, ठीक है। 20 to 40 किलोमीटर की या 240 माइल्स की ये जर्नी थी, 24 दिन तक ये जर्नी चली थी। हर रोज गांधी जी लगभग 10 मील का सफर करते थे और इस दांडी मार्च के लिए या सात मार्च के लिए उन्होंने अपने साथ 78 वॉलंटियर्स को लिया था। ये 78 वॉलंटियर्स क्यों थे, जो वो तेज चलने वाले लोग थे उनके साथ, क्योंकि गांधी जी बहुत तेज स्पीडली चलते थे, तो वो लोग जो बहुत तेजी से चल सके उन 78 लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया था। और 10 मील के बाद स्टॉपेज था, यानी कि 10 मील चलेंगे उसके बाद रुक जाएंगे और फिर जो है डिस्कस करेंगे और लोग जो है उनको अपने साथ मिलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे आंदोलन में जुड़े। दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचने के बाद समुद्र के पानी को उबालकर गांधी जी ने नमक बना दिया। गांधी जी ने कहा कि हमने नमक कानून को भी तोड़ दिया है, हमने खुद नमक बना लिया है और हमने नमक के ऊपर टैक्स भी नहीं देना क्योंकि हमने कोई नमक खरीदा ही नहीं, हमें तो खुद बना के इस्तेमाल करना है। और इस तरह से सॉल्ट मार्च हुआ था। 3 मार्च में आपका क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही अपना वेपन क्यों बनाया था, क्योंकि सॉल्ट जो है उसको सब लोग इस्तेमाल करते थे, पुअर एज वेल एज रिच, सभी लोगों की जरूरत की चीज थी। तो उन्हें लगा एक ऐसा वेपन जिसमें हिंदू और मुसलमान, गरीब और अमीर सभी लोग जिसमें शामिल हो जाएं, हमें एक ऐसे वेपन की जरूरत है, और नमक में उनको ये सारी चीजें नजर आई। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, सात मार्च को नमक बन गया। अब लोगों को पता लग गया कि हमने सरकार को टैक्स पे नहीं करना है, तो जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको बायकॉट किया जाने लगा, उनका विरोध किया जाने लगा। जो विदेशी
किसानों की तरफ जाने वाले जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। चौकीदारों ने कहा ये जो चौकीदारी टैक्स था वो देना बंद कर दिया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स पे कर रहे थे वो देना बंद कर दिया, और पूरे शहर पूरे देश के अंदर वो सभी लीडर्स जो इसका हिस्सा थे इस मार्च का उनको अरेस्ट किया जाने लगा। उनमें से एक मेजर जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। ये गांधी के एक मेजर डिसिप्लिन थे, अनुयायी थे, और इन्होंने भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर्स को जिम्मेवारी दी गई थी। तो साउथ में इनकी जिम्मेवारी थी, इन्होंने साउथ कमांड्स को लीड किया था। जैसे गांधी जी ने नमक बनाया पानी को उबालकर, ऐसे ही दक्षिण भारत में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, वो कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल रही, जो कोई भी निर्णय उसमें नहीं ले पाए, हमारी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, और गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो मेजर लीडर्स हैं हमारे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, और इसके अलावा प्रदर्शन करने के ऊपर रोक लगा दी गई है, हड़ताल करने के ऊपर रोक लगा दी गई है, और कानूनों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। समझ आया? मन लग रहा है? How participants saw the movement. जैसे नॉन कॉपरेशन के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से लिया, ऐसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। एक तो पहली बात कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे गांव के अंदर और शहरों के अंदर। गांव में दो तरह के लोग हैं, एक तो लैंडलॉर्ड्स हैं, दूसरा पीजेंट्स हैं। शहरों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स, और एक और कैटेगरी वुमेन। हमने नॉन कॉपरेशन में पढ़ा था कंट्री साइड के अंदर लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार, फिर हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था, और किसान सभा का गठन हुआ था। इस तरह से हमने अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा था। सिविल डिसोबीडियंस कंट्री साइड के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थे लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स। लैंडलॉर्ड्स की क्या डिमांड थी कि हमें ज्यादा टैक्स ना कर देना पड़े। पीजेंट्स की क्या डिमांड थी कि जो जमीनें हम बो रहे हैं वो हमें ही मिल जाएंगी। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है अब उन जमीनों के ऊपर हमारा अपना अधिकार होगा। शहरों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ये मान रहे थे कि हम और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे अपने बिजनेस को, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की परमिशन नहीं देते थे। इंडियंस का बिजनेस एक्सपेंड होगा तो ब्रिटिशर्स की इनकम लो हो जाएगी, उनका बिजनेस कम हो जाएगा और उनके प्रॉफिट्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो वो इंडियंस के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। यहाँ के जो व्यापारी थे वो ये चाह रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हमें अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मिल जाए, और जो वर्कर्स थे वो ये सोच रहे थे कि हमारी वेजेस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएं, लेकिन वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस में खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे या कम मजदूरी उनको मिलती थी। अगर आंदोलन में हिस्सा लेंगे तो घर कैसे चलेगा। दूसरी बात, कांग्रेस शुरू से ही अपर क्लास लोगों को या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करती थी, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में भी ये बात थी कि अगर वर्कर्स के डिमांड को माना गया तो हमारा धंधा चौपट, अगर पीजेंट्स की बात को मान लिया तो जो अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमें डोनेशन देना बंद कर देंगे। इसलिए कांग्रेस ने फेवर किया कंट्री साइड के अंदर लैंडलॉर्ड्स को और गांव और शहरों के अंदर मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि पार्टी के लिए जो चंदा आता था, जब पैसा आता था वो वहीं से ही आता था। अब इस बात को कोई दिल पे ना ले, अगर कोई कांग्रेस का समर्थक है तो मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। कोई बात नहीं, अगर अभी लाइट नहीं आती है तो बिल भरा करें आप, ठीक है, फिर लाइट आया करेगी। डिफरेंस क्या था सिविल डिसोबीडियंस और विमेन? विमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था
जहां पर भी मूवमेंट होते थे, जहां पर भी धरना प्रदर्शन होता था, महिलाएं उसमें जोर शोर से हिस्सा लेती थी, अपना पूर्ण योगदान देती थी। इवन कि जब 60 मार्च हुआ था उसमें भी महिलाओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया था। शॉर्ट मार्च को सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं, क्योंकि सविनय अवज्ञा